ओके जी, तो अब हम क्लेम आइडियल कंजक्टिवाइटिस शुरू करते हैं। क्लेम आइडियल कंजक्टिवाइटिस का कोर्स जो है ना वो है क्लेम आइडियल ट्रैकोमैटिस। आपने ये बैक्टीरिया पढ़ा होगा अपनी माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और वो इंट्रासेलुलरी ही ग्रो करता है, इंट्रासेलुलरी ही रेप्लिकेट करता है और फैलता है। तो बुक में ना दो लाइनें लिखी हैं, एक एलिमेंट्री बॉडी होती है और एक रेटिकुलेट बॉडी होती है। एलिमेंट्री बॉडी वो है कि जो स्पोर्स हैं, मतलब स्पोर्स किसी एलिमेंट पे प्रेजेंट है, जैसे हमारा कोई दरवाजे का लॉक है उसके ऊपर हाथ लग गया किसी पेशेंट का, तो उसके ऊपर जो प्रेजेंट होगा ना बैक्टीरिया, वो एलिमेंट्री बॉडी के तौर पे होगा। स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, वो वहाँ पे फैलेगा नहीं, वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं करेगा, वो जाके हमारी बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर जाके सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट करेगा, तो उसको हम कहेंगे रेटिकुलेट बॉडी। जब वो सेल्स के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके जो बॉडीज़ बनाएगा ना छोटे छोटे जो उसके बच्चे होंगे, उसको हम कहेंगे इंक्लूजन बॉडी। ठीक है। और ये जो क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस है ये तीन तरह के डिसऑर्डर कोज करेगा। एक होगा ट्रैकोमा, एक होगा एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस और एक होगा न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। ट्रैकोमा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्लिनिकली भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस भी इंपॉर्टेंट है। अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम ट्रैकोमा शुरू करते हैं। ओके, ट्रैकोमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब एक्यूट इन नेचर नहीं है, क्रोनिक है, लॉन्ग टर्म में इसके सिम्टम्स आएंगे और बाइलेटरल होगा, दोनों आंखों को इफेक्ट करेगा, और सिकाटेशियल होगा। सिकाटेशियल मतलब स्कारिंग करेगा। आपको जो पता है कि मोस्टली जो क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, और जब एकदम से बहुत ज़रा जहरीले ज़ख्म कर देते हैं, फिर बाद में उनकी स्कारिंग होकर वो रिजॉल्व होते हैं। सिकाटेशन मतलब स्कारिंग होगी उनकी, फिर ही रिजॉल्व होगा। और क्रेटो कंजक्टिवाइटिस होगा, कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करेगा और कंजक्टिवा को भी इन्वॉल्व करेगा। इसकी एटियोलॉजी में चलते हैं। एटियोलॉजी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लेम आइडिया ट्रैकोमैटिस ही करेगा कोर्स, लेकिन आपने इसकी सीरोटाइप याद रखनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, ए बी सी तो आप याद रखते हो इजीली, बस याद रखने वाली क्या बात है, बी ए। और नॉर्मली ये जो ना 10 to 50% जो मतलब ब्लाइंडनेस देखी जा रही है वर्ल्ड के अंदर, जो एक्वायर्ड हो रही है किसी कंजेंटल कोज की वजह से नहीं, वो इसकी वजह से ही हो रही है, जो हम टेकोमा पढ़ेंगे अब। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रिवेंटेबल है, अगर हम मतलब इसको जो इसकी प्रिवेंशन है वो फॉलो करेंगे, एसओपीज फॉलो करेंगे, तो प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है। लेकिन अगर ब्लाइंडनेस होगी तो इरिवर्सिबल है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। आपको पता है जब कोनिंग सामने हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, तो उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। स्कारिंग कहीं और होता है, हम स्किन ग्राफ्ट लगा लेते हैं, कोनिंग ग्राफ्टिंग वगैरह बहुत लंबा प्रोसीजर है। और इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। पैथोजेनेसिस ये है कि बाहर से अगर अगर कोई बैक्टीरिया है जी, ठीक है, वो पेशेंट ने किसी जगह पे हाथ लगाया या किसी सिक्रीशंस को हाथ लगाया, ये लो सोशल इकोनॉमिक पीपल में होता है, जो जिनकी मतलब हाइजीन अच्छी नहीं होती, हाथ लगाया और बाद में अपनी आंख में भी हाथ लगा लिया, वो बैक्टीरिया गया एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं। हम ये कंजक्टिवा पढ़ रहे हैं इस टाइम, कंजक्टिवा है सारा का सारा, ठीक है। और ये एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल के अंदर बैक्टीरिया गया है। अब ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारे हमारी इंक्लूजन बॉडी है। ये हमारा ग्लोबुलर सेल है जो कि म्यूसिन लेयर बना रहा होगा। यहाँ पे इसने इंक्लूजन बॉडी बनाई, इन्फ्लामेशन करेगा, सारी बातें, जहाँ पे बैक्टीरिया फैलेगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, ल्यूकोसाइट्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, वो सारा कुछ होगा। आप लोगों को 3 लेयर्स पढ़ाई थी मैंने, एक ये लेयर थी और एक ये लेयर थी। इसको हम एडिनोइड लेयर कह रहे थे, ठीक है, और इसको हम फिब्रस लेयर कह रहे थे। अब जो बैक्टीरिया इसके अंदर गया है वो यहाँ से इंक्लूजन बॉडी बना के बच्चे वगैरह पैदा करके दोबारा फिर इस लेयर के अंदर भी जाएगा, इस लेयर में ल्यूकोसाइट्स के अंदर जाएगा, मैक्रोफेजेस के अंदर जाएगा, वहाँ पे डिवाइड करेगा, फिर नीचे वाली लेयर के अंदर जाएगा, इसके अंदर हमारी नर्व्स प्रेजेंट थी, आर्टरीज प्रेजेंट हैं, फिर वहाँ पे कोलेजन प्रेजेंट था, इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट था, वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे भी इफेक्ट करेगा, वहाँ पे भी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो अपने इन्फ्लामेटरी सेल्स क्रिएट करेगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जाइंट सेल्स आ जाएंगे, एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, एक मतलब पूरा का पूरा ना एक तरह का कंडीशन, बड़ी ख़राब सी कंडीशन हो जाएगी। और एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में हमारे फॉलिकल्स बनेंगे हमारी आंख के ऊपर। फॉलिकल मैंने पढ़ाई थी ना कि जो फॉलिकल थोड़ा सा सेंटर में से ऊंचा होता है, लेकिन उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो साइडों में प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से हमें फॉलिकल ऊपर से देखने में येलोइश मिलेगा, जो दाना होगा ना, दाना जो आंख के अंदर बनेगा ऊपर से देखने में येलोइश मिलेगा, साइडें या नीचे से थोड़ा थोड़ा रेड होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स की साइडों पे नीचे प्रेजेंट है। और जो पेपिलाई होता था, पेपिलाई थोड़ा डूम शेप था, उसकी सेंटर में ब्लड वेसल प्रेजेंट थी, इस वजह से ऊपर से देखने को लाल मिलता था, साइडों से हमें येलोइश देखने को मिलता था। तो इसके अंदर फॉलिकल्स बनेंगे। फॉलिकल्स क्यों बन रहे हैं वो आप लोगों को बता दी, कैसे वो पैथोजेनेसिस हो रही है, कैसे बैक्टीरिया अंदर जा रहा है और इंक्लूजन बॉडी बना रहा है, फिर फॉलिकल्स बना रहा है। फिर अगर फॉलिकल्स, जब ये वाले फॉलिकल्स बने हैं, ये अगर रप्चर करेंगे, फटेंगे, उसके बाद स्कारिंग होगी। स्कारिंग होगी तो आपको पता है हमारी विजन खराब हो जाएगी, कॉर्निया के अंदर ये केस जाएगा। अगर स्क्लेरा के अंदर जाएगा तो गोबलेट सेल्स खत्म हो जाएंगे, गोबलेट सेल्स खत्म होंगे तो म्यूसिन लेयर नहीं बनेगी, म्यूसिन लेयर नहीं बनेगी तो हमारी प्री कॉर्निया टील फिल्म डिस्टर्ब होगी। तो उसका आपको पता है कि एक डिसऑर्डर पड़ा था ड्राई आई सिंड्रोम, केराटोकंजक्टिवाइटिस, इसका पड़ा था, तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा।
तो क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में असल में ना डिजीज़ को हमने चार स्टेज में डिवाइड करें। आपको पता है क्रॉनिक स्टेज है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, तो इसकी 4 स्टेजेस आएंगी। पहली स्टेज में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कहेंगे सब क्लिनिकल स्टेज। ये बहुत लो ग्रेड के सिम्टम्स लेके आएगा, मतलब हल्के हल्के से सिम्टम होंगे, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन आपको डिस्चार्ज थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा आंख से, मतलब पानी वगैरह निकलेगा आंख से। और इमेच्योर फॉलिकल्स होंगे, फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे से दाने आपको नजर आएंगे, वो भी सिर्फ पल्पेबल कंजक्टिवा पे और फॉलिकल कंजक्टिवा पे। अभी आपको जो सामने बल्बा कंजक्टिवा उस पर कोई फॉलिकल नजर आएगा, छोटे छोटे दाने नजर आएंगे नीचे वाली साइड पे, और जो फोनिक्स है उसके अंदर नजर आएंगे। और पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस देखने को मिलेगा। केराटाइटिस एक टाइप है इन्फ्लेमेशन ऑफ दी कॉर्निया, बिल्कुल हल्की सी इन्फ्लेमेशन होगी, ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, और वो भी सिर्फ जो कॉर्निया है ना उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे होगी। यहाँ पे सेंटर में नहीं भी गई, सेंटर में जाएगी तो हमारा जो पिपिल है, पिपिल के अंदर आगे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, ओपेसिटी आएगी, तो हमारी विजन डिस्टर्ब होगी, लेकिन साइडों पे भी इतना मसला मसाइल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको पकड़ लेंगे तो हम प्रिवेंट कर लेंगे। अगर स्टेज 2 पे चला गया केस, ठीक है, उसको हम टिपिकल ट्रेकोमा स्टेज कहते हैं। इसके अंदर ट्रेकोमा के सही वाले सिम्टम्स आते हैं, टिपिकल सिम्टम्स आते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, पहले तो आपको पता है वाटरिंग होगी, वो तो लास्ट स्टेज में भी और थी फोटो, वो भी ज़्यादा लाइट से डर लगेगा, फॉरन बॉडी सेंसेशन देखा होगी, आंखों में खारिश वगैरह होगी, फॉरन बॉडी सेंसेशन होगी, कोई मिट्टी वगैरह चलेगी, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो तो होगी। फिर फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, उसमें हमें फॉलिकल्स देखने को मिल रहे थे, छोटे से फॉलिकल्स, इमेच्योर फॉलिकल्स, के अंदर बड़े बड़े फॉलिकल्स बनेंगे और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, मतलब तादाद में भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप लोगों को यहाँ पे इजीली नज़र आ रहा होगा कि कितने ज़्यादा फॉलिकल्स बनेंगे हुए हैं, रेड 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 सारे फैल गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि हाई यील्ड चीज़ है, जो इसके बारे में ट्रेकोमा के बारे में याद रखनी है, कि जो आपका सामने कॉर्निया होगा, जो सामने बल्बा कंजक्टिवा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, स्क्लेरा का जो कंजक्टिवा होता है उसको हम बल्बा कंजक्टिवा कह रहे थे, ठीक है। जो स्क्लेरा का कंजक्टिवा था, बल्बा कंजक्टिवा, उसके ऊपर भी हमें फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे ऐसे रेडिश रेडिश। किसी भी डिसऑर्डर के अंदर ये वाले फॉलिकल्स नहीं देखने को मिले थे। मैंने वायरल कंजक्टिवाइटिस सारा पढ़ा दिया आप लोगों को, उसके अंदर एक भी डिसऑर्डर नहीं था जिसके अंदर हमारे फॉलिकल्स सामने बल्बा कंजक्टिवा के ऊपर बन रहे होंगे। आपको ये केस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस आएगा, केस के अंदर आपको बता देंगे कि हमारे जो बल्बा कंजक्टिवा है उसके ऊपर भी फॉलिकल देखे जा रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट कुछ सोचे बगैर ट्रेकोमा में पहुंच जाना है। तो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होगा, फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, तादाद में बढ़ जाएंगे, ठीक है। और पेपिलरी हाइपरट्रोफी भी हो जाएगा, उसमें पेपिलरी भी मिक्सअप हो जाएंगे, साथ पेपिलरी भी पाए जाएंगे, फॉलिकल्स भी पाए जाएंगे, तो गंदा डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो हाइपरट्रोफी होगी मतलब बड़े बड़े पेपिलरी पाए जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े पेपिलरी पाए जाएंगे। ये अब बीच में 2 फॉलिकल्स है और बीच में पेपिलाई आ गए हैं। पेपिलाई इतने इतने बड़े होंगे कि वो फॉलिकल्स को छुपा देंगे, आपको फॉलिकल्स नजर आने बंद हो जाएंगे, इतने बड़े पेपिलाई बन जाएंगे। और फिर कॉर्नियर पेनिस देखने को मिलेगा। पेनिस मतलब ये होता है कि ना ये आपका सामने कॉर्निया है, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो हमारा कॉर्निया होता है इसके अंदर कोई भी आर्टरी वेन कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि आप लोगों ने इसके थ्रू ही विजन करनी होती है ना। अगर इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो हमारी लाइट रेज नहीं पास कर पाएंगी। तो इसके अंदर ये होता है, पेनिस के अंदर ये स्टेज होती है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, सारी जो आर्टरीज वगैरह है ना हमारी, वो भी हमारे कॉर्निया के अंदर चली जाती हैं। कॉर्निया के अंदर जाएंगी तो आर्टरीज गई हैं, आर्टरीज अपने इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी वहाँ पर रिलीज़ कर देंगी, आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकलेंगे और वो हमारी विजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, और एक तरह की गंदी सी लेयर बन जाती है, सामने वास्कुलराइजेशन हो गई है और साथ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी रिलीज़ हो गए हैं, तो उसको हम कहेंगे कॉर्नियल पेनिस हो गया हुआ है। फिर हम कॉर्नियल अल्सरेशन देखने को मिलेगा, कॉर्निया इन्वॉल्व हो चुका है, केराटाइटिस हो गया है, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसके रिजल्ट में हमें अल्सरेशन भी देखने को मिल सकती है। फिर स्टेज 4 की तरफ चलेंगे। स्टेज 4 भी एक एक्टिव स्टेज है, लेकिन इसके अंदर हम अब रिजॉल्विंग हो रही है, अब डिसऑर्डर हो चुका था, जख्म बन चुके थे, पेपिलाई फट चुके हैं अब, ठीक है, और जो कि फॉलिकल से भी फट चुके हैं, तो अब कंजक्टिवल स्कारिंग होनी शुरू हो जाएगी। जो कंजक्टिवा है ना उसके अंदर स्कारिंग देखने को मिलेगी आपको, जो फॉलिकल्स फटे हैं उसके रिजल्ट में। वो स्कारिंग किस तरह की हो सकती है, एक आर्ट्स लाइन होगी और एक हर्बर्ट स्पिट्स होंगे। आर्ट्स लाइन होगी जो हमारा पल्पेब्रल कंजक्टिवा है, जिसको हम मोड़ के नीचे से दिखाते हैं कंजक्टिवा, उसके अंदर स्ट्रेट्स बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होंगी, इस तरह वाइटिश वाइटिश लाइन्स होंगी स्कारिंग की, उसको हम कहेंगे आर्ट्स लाइन है। इसका हाई यील्ड ये भी चीज़ है, ये याद रखनी है कि स्टेज 3 का मतलब हम फाइंड कर पाएंगे कि ट्रेकोमा स्टेज 3 पे पहुंच चुका हुआ है। और हर्बर्ट पिट्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि ये हमारा सामने कॉर्निया है और ये साइडों पे हमारा कंजक्टिवा है, ठीक है। ये जो कॉर्निया के कॉर्नर होता है ना, बिल्कुल जहाँ पे एंडिंग हो रही होती है, इस पॉइंट को हम लिम्बस कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पीछे से लेयर आ रही होती है ना, नर्वस लेयर आ रही होती है रेटिना की, वो आगे एंड हो रही होती है यहाँ पे कॉर्नर्स पे, तो इसको हम लिम्बस कह रहे हैं। लिम्बस पॉइंट पे आके ना जब यहाँ पे फॉलिकल्स फटेंगे, फॉलिकल फटे हैं, उसके रिजल्ट में स्कारिंग हुई। स्कारिंग आपको पता है जहाँ पे भी स्कारिंग होती है ना वो सारी खींच मार लेती है, साइडें अपनी सारी खींच देती है, साइडों पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपनी तरफ खींचती है और एक डंप सा बना देती है, नीचे को पिट बना देती है, अंदर की तरफ डिप्रेशन बना देती है। तो ये साइडों पे यहाँ पे आपको छोटे छोटे डिप्रेशन देखने को मिलेंगे,
बिल्कुल छोटे छोटे से अंदर को गए होंगे, तो वहाँ पे स्कारिंग हुई होगी, उसको हम कहेंगे हर्बर्ट स्पिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। फिर कॉर्नियल पेनस रिग्रेशन होनी शुरू होगी, आपको पता है स्टेज रिग्रेशन की तरफ चलना जाना शुरू होगी, स्कारिंग होना शुरू होगी, अब रिजॉल्व हो रहा है केस। तो कॉर्नियल पेनस रिग्रेशन क्या होगी कि जो हमारी आर्टरीज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अब जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है सारे वापस जाना शुरू कर देंगे, अंदर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब स्कारिंग होनी शुरू होगी, अब तो इन्फ्लेमेशन रह ही नहीं रही, तो वहाँ पे क्यों रहने सेल्स वो इन्फ्लेमेटरी। और फिर स्टेज 4 सेल आ जाएगी, जिसके अंदर स्टेज ऑफ सेक्युलाई एंड कॉम्प्लिकेशंस कहेंगे। अब ये स्टेज इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन ये स्टेज क्यों बन रही है, क्योंकि हमारी स्कारिंग चल रही है, स्कारिंग, और इस स्कारिंग के रिजल्ट में जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है ना, वो देखनी हमने क्या है, इनएक्टिव स्टेज है, एंड स्टेज है, नो इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फ्लेमेशन का हमें वहाँ पे एविडेंस नहीं मिलेगा, कोई इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन कॉर्नियल ओपेसिटी होगी। आप लोगों को बता चुका हूँ, कॉर्निया सामने ये प्रेजेंट है, इसके आगे अगर स्कारिंग होगी हमारी तो ओपेसिटी हो जाएगी, दाग बन जाएगा आंख के सामने, आंख से नज़र ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ केस चला जाएगा, स्टेज 4 केस हो जाएगा। फिर WHO ने ना इसको क्लासीफाई किया है फिस्टो की बेस पे, फिस्टो एक नाम दे दिया, उसकी बेस पे उन्होंने क्लासीफाई कर दिया कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। पहले पेशेंट प्रेजेंट करता है टैकोमैटिस फॉलिकल्स, F से याद रख लेना फॉलिकल्स, फिर आई से याद रख लेना आप लोगों ने टैकोमैटिस इन्फ्लेमेशन हो रही थी, पहले फॉलिकल्स बन रहे थे, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो रहा था, पेनिस वगैरह बन रहा था, ठीक है, फिर जो फॉलिकल्स वो फटे थे, और फिर टैकोमैटिस स्कारिंग हो गई थी, ऐसे स्कारिंग हो गई थी, फिर ठीक है, और जब स्कारिंग होती है फिर ट्रिकेसिस हो जाता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जब ये हमारा सारा का सारा आईलिड अगर उसके अंदर वाले नीचे वाले कंजक्टिवा पे स्कारिंग होगी तो खींच मारेगा, तो वो ये वाला जो हमारे एज है ना, कॉर्नर है आईलिड के मार्जिन है, उसको अंदर की तरफ लेके मुड़ जाएंगे, अंदर की तरफ लेके मुड़ेंगे तो उसको हम कह देंगे एंट्रोपियन हो गया। एंट्रोपियन के साथ हमें ट्रिकेसिस देखने को मिलेगा, मतलब जो हमारे आई लैशेज होंगे ना, वो जाके हमारे आई ग्लोब के अंदर लगना शुरू हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा ट्रिकोमेटिस ट्रिकेसिस। फिर ट्रिकोमेटिस ओपेसिटी देखने को मिलेगी, वो मैं बता चुका हूँ, स्कारिंग होगी है तो ओपेसिटी होगी, लास्ट स्टेज है कॉम्प्लिकेशन है, तो नज़र आना बंद हो जाएगा। फिर इसका डायग्नोस हमने किस बेस पे करना है, क्लिनिकली जो साइंस एंड सिम्टम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और फिर स्टेज की बेस पे करना है कि किस स्टेज पे कौन सा पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। फिर लैब डायग्नोसिस करनी है, जिम्सा स्टेन करनी है, वो हमने एपिथेलियल सेल्स उठाने हैं, उसके अंदर आपको पता है कि जो इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, तो इजीली जिम्सा स्टेन उनको मतलब डाई कर लेगी और बता देगी कि हाँ यहाँ पर ये क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस प्रेजेंट है। फिर डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी करते हैं, इसके अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर फ्लोरेसेंट डाई लगी होती है, जब वो हम जो दूसरी एंटीबॉडीज़ हमारी है ना अंदर, जिन्होंने जाके नीचे क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस को पकड़ा हुआ है हमारी बॉडी की एंटीबॉडी पे, उसके ऊपर जाके एंटीबॉडी लगती हैं, और हमें फ्लोरेसेंस से पता चल जाता है कि हाँ अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि जो रिएक्ट कर रही हैं क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस के खिलाफ। फिर एलाइजा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्क करता है कि एंटीबॉडीज़ को फाइंड करता है हमारी क्लेमाइडल एंटीबॉडीज़ को। फिर PCR करते हैं, PCR जो होता है जो DNA या RNA वगैरह के लिए होता है बैक्टीरिया के, वो फाइंड करेगा। और फिर मैकोई सेल कल्चर है कि जो हम सेल निकालते हैं फिर उसको ग्रो करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस चीज़ को सेंसिटिव है या क्या क्या सिस्टम है, लेकिन ये 3 डेज़ लेता है, वो लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट हमने करना है कि इम्प्रूव हाइजीन करनी है। आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो सोशो इकोनॉमिकली लो पीपल होते हैं ना, जिनका हाइजीन अच्छा नहीं होता, उनके अंदर एक कोर्स पाया जाता है, उनको कहना है सबसे पहले अपना हाइजीन इंप्रूव करो। फिर हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन आ जाएंगे, एरिथ्रोमाइसिन आ जाएंगे, जो कि क्रीम में देने, क्रीम के तौर पे कि रात को लगा लेना, सुबह लगा लेना, और सल्फासिटामाइड दे देंगे, ड्रॉप्स हैं, ये बुक में लिखा हुआ है, कंसल्टेशन वगैरह वहाँ पर याद कर लेना, रट्टा मारने वाला सिस्टम है। फिर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, इसका इंजेक्शन देना होता है हमने, मतलब 1 ग्राम का 1 हफ्ते में 1 दफ़ा 3 हफ्तों के लिए। और फिर एरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स दे दो दिन में 2 दफ़ा 2 हफ्तों के लिए। या फिर डॉक्सीसाइक्लिन दे दो 100 मिलीग्राम की, ये भी 1 से 2 वीक्स के लिए देनी है, लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, या फिर जो बच्चे वगैरह होते हैं 12 साल से कम के, तो इस वजह से एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, जो कि मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, और ये टेट्रासाइक्लिन है।